कुछ पेड़ बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, पत्ते हरे, शाखाएं मजबूत, ट्रंक भी मोटा, लेकिन हर साल प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। फल छोटे हो जाते हैं, शूट्स कमजोर हो जाते हैं और फर्टिलाइजर देने के बाद भी कोई बड़ा फर्क नहीं आता। बाहर से पेड़ जवान जैसा दिखता है, पर अंदर से बूढ़ा होता जा रहा होता है। अक्सर हम सॉइल, फर्टिलाइजर, प्रूनिंग या पॉलिनेशन को ब्लेम करते हैं, जबकि असली वजह कई बार कैम्बियम की एजिंग होती है। कैम्बियम वो जगह है जहां से पेड़ की ग्रोथ और ट्रांसपोर्टेशन होती है, और जब वही धीमा पड़ जाए तो कैल्शियम से लेकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तक कोई भी चीज पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती। वेलकम टू हार्मोनिक रूट्स। यहाँ हम एप्पल फार्मिंग की साइंटिफिक नॉलेज को सिंपल तरीके से समझते हैं और प्रैक्टिकल ऑर्चर्ड डिसीजंस को इजी बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैम्बियम एजिंग क्या होती है, ऑर्चर्ड में इसके सिम्टम्स कैसे समझे जा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम एप्पल ट्रीज में एंटी एजिंग टेक्निक्स कैसे ला सकते हैं, यानी ऐसे तरीके जो पेड़ की प्रोडक्टिविटी को फिर से एक्टिव कर दें, बिना किसी हैवी केमिकल के। अब शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कैम्बियम क्या है और यह ट्री की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पेड़ का ट्रंक जितना मोटा दिखता है, उसका पूरा हिस्सा जिंदा नहीं होता। बाहर छाल होती है, अंदर लकड़ी होती है, और इन दोनों के बीच एक बहुत पतली लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवित लेयर होती है। इसी को कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम को आप पेड़ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मान सकते हैं। पानी और न्यूट्रिएंट्स जड़ों से ऊपर लीव्स तक इसी के जरिए जाते हैं, और लीव्स में बनी एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट्स नीचे रूट्स तक इसी रास्ते से वापस आती है। ये पूरा ट्रैफिक कैम्बियम की वजह से चलता है। हम पेड़ की हाइट, शाखाओं की लंबाई या ट्रंक का साइज देखकर यह सोच लेते हैं कि पेड़ मजबूत है, लेकिन असली एनर्जी फ्लो कैम्बियम पर डिपेंड करता है। अगर कैम्बियम एक्टिव है तो ट्री यंग जैसा बिहेव करता है। अगर कैम्बियम स्लो हो जाए तो पेड़ बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से एजिंग शुरू हो चुकी होती है। इसलिए कैम्बियम सिर्फ एक लेयर नहीं है, यही वो जगह है जहां से न्यू जाइलम, न्यू फ्लोएम और नए वुड सेल्स बनते हैं। यहीं से ट्री का फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड होता है। अगर यही धीमा हो जाए तो ऑर्चर्ड में फर्टिलाइजर और स्प्रेस का असर कम दिखने लगता है, भले हम कुछ भी इस्तेमाल करें। अब आगे समझते हैं कि कैम्बियम एजिंग होती कैसे है, कौन सी चीजें इसे जल्दी बूढ़ा कर देती है, और यह प्रॉब्लम ऑर्चर्ड में धीरे धीरे कैसे दिखती है। कैम्बियम हमेशा एक्टिव नहीं रहता। उम्र बढ़ने के साथ यह धीरे धीरे कम फ्लेक्सिबल होने लगता है। एक हेल्दी यंग ट्री में कैम्बियम सेल्स तेजी से डिवाइड करते हैं, नई वुड सेल्स बनाते हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्मूथ और फास्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ मैच्योर होता है, कुछ चीजें कैम्बियम को धीरे धीरे सख्त और स्लो बनाना शुरू कर देती हैं। सबसे पहली वजह है लिग्निफिकेशन। समय के साथ कैम्बियम के आसपास की वुड टिश्यूज में लिग्नन बढ़ने लगता है। लिग्नन सेल वॉल्स को हार्ड बना देता है। इससे वाटर और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट धीमा हो जाता है। ये प्रोसेस बाहर दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम होने लगती है। दूसरी वजह होती है कार्बोहाइड्रेट इम्बैलेंस। जब ट्रीज लगातार हैवी क्रॉप बनाते हैं तो लीव्स एनर्जी तो बनाती है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा फल में चला जाता है। रूट और कैम्बियम के पास एनर्जी स्टोरेज कम रह जाता है। लगातार 2 से 4 साल हाई प्रोडक्शन देने वाले पेड़ अंदर से वीक हो जाते हैं, चाहे दिखने में कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो। तीसरी बड़ी वजह होती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फ्रॉस्ट इंजरी, सनबर्न, ड्रॉट स्ट्रेस या वाटर लॉगिंग, ये सब कैम्बियम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डैमेज देते हैं। ये डैमेज तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका असर अगले साल शूट और फ्रूट क्वालिटी में नजर आता है। यानी कैम्बियम एजिंग सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के डिसीजंस भी इसे फास्ट या स्लो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्चर्ड में कैम्बियम डिक्लाइन के कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम अधिकतर गलत समझ लेते हैं। कैम्बियम एजिंग एक धीमी प्रोसेस है, इसलिए इसके सिम्टम्स कई सालों तक हमें नॉर्मल लगते रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ क्लियर संकेत दिखते हैं कि ट्री अंदर से वीक हो रहा है, भले ही बाहर हेल्दी दिखे। सबसे पहला संकेत है छोटे लीव्स और शॉर्ट शूट्स। शूट्स पूरी लेंथ नहीं बनाते और इंटरनोड स्पेसिंग कम हो जाती है। ये सिर्फ फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, बल्कि स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का असर होता है। दूसरा सिम्टम है बड्स का कमजोर होना। बड्स बनते तो हैं, लेकिन उनमें एनर्जी कम रहती है। रिजल्ट ये होता है कि फ्लावरिंग कमजोर होती है और फ्रूट सेट भी स्लोली डिक्लाइन होने लगता है। फार्मर इसे पॉलिनेशन प्रॉब्लम समझ लेता है, जबकि असली वजह कैम्बियम से ऊर्जा की कमी होती है। तीसरा सिम्टम है बार्क स्वेलिंग और स्लो हीलिंग। किसी भी कट या माइनर क्रैक को हील होने में ज्यादा समय लगता है।
यंग ट्रीज में बार्क तुरंत रिकवर हो जाता है, लेकिन एजिंग ट्रीज में ये प्रोसेस नोटिसेबल रूप से स्लो हो जाता है। इससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट संकेत है रूट स्टॉक सकर्स का बढ़ना। जब मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ता है तो ट्री सर्वाइवल मोड में जाता है। रूट स्टॉक ज्यादा ग्रोथ दिखाना शुरू कर देता है, चाहे उसे प्रून किया जाए या नहीं। ये ट्री की इंटरनल एनर्जी इम्बैलेंस का सिग्नल है। अक्सर ऑर्चर्ड में हम कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम इम्बैलेंस या माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। स्प्रेस कर देते हैं, फिर भी रिजल्ट टेम्पररी होता है। कारण न्यूट्रिएंट की कमी नहीं, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम होना होता है। यानी न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाते जहां उन्हें चाहिए। इसलिए अगर ऑर्चर्ड में प्रोडक्शन धीरे धीरे गिर रहा हो, फ्रूट साइज कम हो रहा हो और फर्टिलाइजर का असर शॉर्ट टर्म दिख रहा हो, तो जरूरी है कि हम सॉइल या स्प्रेस पर ब्लेम करने से पहले कैम्बियम हेल्थ को समझें। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे उन प्रैक्टिकल एंटी एजिंग टेक्निक्स को जो कैम्बियम को फिर से एक्टिव बना सकती हैं और ट्री को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो कैम्बियम को फिर से एक्टिव बना सकती है। ये टेक्निक्स पेड़ को बाहर से नहीं, अंदर से यंग बनाती है। ध्यान रखें, यह मेथड्स फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ट्री फिजियोलॉजी को रीसेट करती है। टेक्निक 1, कैम्बियम रिफ्रेश प्रूनिंग। एजिंग ट्रीज में पुराना लिग्निफाइड वुड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम कर देता है। ऐसे पेड़ों में प्रूनिंग सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं की जाती। टारगेट ये होता है कि पुराने हार्ड स्पर वुड को रिड्यूस किया जाए और यंग फ्लेक्सिबल शूट्स को प्रमोट किया जाए। यंग वुड में कैम्बियम ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए डीपर प्रूनिंग एजिंग ट्रीज में ग्रोथ को रिवाइव कर सकती है। टेक्निक 2, पार्शियल रिजुविनेशन कट 2-ईयर लिम्ब रिन्यूअल। पुरानी हैवी ब्रांचेस को एक ही बार में रिमूव करने से ट्री शॉक में जा सकता है। इसके बजाय ब्रांच को 2 विंटर्स में कट किया जाता है। पहले साल ब्रांच को 40 से 60% रिड्यूस किया जाता है और अगले साल पूरा रिमूवल किया जाता है। इससे कैम्बियम धीरे धीरे एक्टिवेटेड होता है और नए स्ट्रॉन्ग शूट्स बनते हैं। टेक्निक 3, रूट प्रूनिंग फॉर रूट फ्लश। कैम्बियम सिर्फ शूट्स में नहीं, रूट्स के कॉलर एरिया में भी एक्टिव होता है। लाइट रूट प्रूनिंग से नए फीडर रूट्स बनते हैं, जिससे कैम्बियम एक्टिविटी रिवाइव होती है। रूट प्रूनिंग हमेशा डोमेंट सीजन में और कंट्रोल डेप्थ पर किया जाता है, ताकि शॉक ना लगे और ट्री नए रूट्स बनाने के लिए मजबूर हो जाए। टेक्निक 4, कंट्रोल डेफिसिट क्रॉपिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट रिचार्ज। वीक कैम्बियम वाले ट्रीज को 1 साल के लिए मॉडरेट क्रॉपिंग दी जाती है। मतलब फ्लावर्स या यंग फ्रूट्स को थोड़ा रिड्यूस किया जाता है। इससे लीव्स का एनर्जी हिस्सा रूट्स और कैम्बियम को रीफिल करने लगता है। ये टेक्निक स्पेशली हाई प्रोडक्शन वाले ऑर्चिड्स में बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी स्टोरेज सबसे पहले खत्म होती है। टेक्निक 5, कैम्बियम न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी। कैम्बियम की रिकवरी के लिए सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, सही माइक्रोन्यूट्रिएंट टाइमिंग जरूरी होती है। प्री ब्लूम जिंक और बोरॉन सेल डिवीजन में मदद करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन ओवर हार्डनिंग से ट्रांसपोर्ट स्लो ना हो। इसके लिए पोटेशियम बैलेंस जरूरी होता है। मतलब सिर्फ स्प्रे नहीं, सही रेशियो और टाइमिंग कैम्बियम को सपोर्ट करती है। अब आने वाले सेक्शन में हम ऑर्चर्ड में फास्ट डिक्लाइन करने वाली मिस्टेक्स को समझेंगे, जो कैम्बियम एजिंग को और भी तेज कर देती है। इन्हें अवॉइड करना एंटी एजिंग टेक्निक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी एजिंग टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब हम उन मैनेजमेंट मिस्टेक्स से बचें जो कैम्बियम को तेजी से बूढ़ा कर देती हैं। ऑर्चर्ड में कुछ डिसीजंस शॉर्ट टर्म में सही लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही ट्री की लाइफ कम कर देते हैं। मिस्टेक 1, लगातार हैवी क्रॉपिंग। एक हेल्दी ट्री भी अगर लगातार 2 से 4 साल तक हाई प्रोडक्शन दे, तो उसकी एनर्जी स्टोरेज कम हो जाती है। लीव्स जितनी एनर्जी बनाती हैं, उसका मेजर हिस्सा फ्रूट में चला जाता है। रूट और कैम्बियम के पास रिचार्ज करने के लिए कुछ बचता नहीं। आउटसाइड ग्रोथ नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर ट्रांसपोर्ट पावर कमजोर होने लगती है। मिस्टेक 2, हाई नाइट्रोजन यूज। नाइट्रोजन शूट ग्रोथ तो बढ़ा देता है, लेकिन कैम्बियम सेल डिवीजन को फास्ट नहीं करता। उल्टा सॉफ्ट टिश्यूज जल्दी लिग्निफाई होने लगती हैं, जिससे वुड ज्यादा हार्ड और ट्रांसपोर्ट धीमा हो जाता है। ओवर लश ग्रोथ ऑर्चर्ड में अच्छी लगती है, लेकिन यह एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है। मिस्टेक 3, फ्रीक्वेंट लाइट प्रूनिंग। साल दर साल केवल ऊपरी शूट्स को कट करना और डीपर वुड के बिना प्रूनिंग करना ट्री को स्पर डोमिनेंट बना देता है। स्पर वुड ज्यादा होता है, यंगर वुड कम। स्पर वुड में कैम्बियम एक्टिविटी स्लो होती है। यहीं से डिक्लाइन शुरू होता है, जबकि ट्री ऊपर से काफी हेल्दी दिखाई देता है। मिस्टेक 4, रॉन्ग रूट स्टॉक स्ट्रेस।
कुछ रूट स्टॉक्स जैसे M9 हाई प्रोडक्शन देते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज कैपेसिटी लो होती है। अगर मैनेजमेंट गलत हो जाए तो कैम्बियम डिक्लाइन जल्दी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ MM111 जैसे रूट स्टॉक्स में डिक्लाइन स्लो होता है लेकिन मैनेजमेंट एरर्स उन्हें भी वीक कर सकते हैं। रूट स्टॉक चुनना ऑर्चर्ड फिजियोलॉजी समझकर जरूरी है। मिस्टेक 5, माइक्रोन्यूट्रिएंट टाइमिंग का गलत होना। स्प्रे करना सॉल्यूशन नहीं है। कैम्बियम सपोर्ट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सही समय पर मिलने चाहिए। लेट स्प्रेस केवल लीव्स पर शो करते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होती। रिजल्ट ये होता है कि ऑर्चर्ड में हर साल अलग अलग प्रॉब्लम दिखती है और फार्मर बार बार खर्च करता रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट नहीं होता। इसलिए ऑर्चर्ड हेल्थ सिर्फ फर्टिलाइजर और प्रूनिंग पर डिपेंड नहीं करती। ट्री फिजियोलॉजी और कैम्बियम एक्टिविटी समझना ही लॉन्ग लाइफ प्रोडक्टिविटी की है। एप्पल ट्रीज अक्सर बाहर से हेल्दी दिखते हैं। ट्रंक मोटा, पत्ते हरे, शूट्स मजबूत, लेकिन अंदर से डिक्लाइन शुरू हो चुका होता है क्योंकि कैम्बियम स्लो या एजिंग हो रहा होता है। अगर फ्रूट साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, शूट्स वीक लग रहे हैं या फ्लावरिंग कम हो रही है तो फर्टिलाइजर या स्प्रेस पर ब्लेम करना सही नहीं। असली समस्या अक्सर कैम्बियम की हेल्थ में होती है। कैम्बियम को एक्टिव रखने के लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस मदद करते हैं। पुराने और लिग्निफाइड ब्रांचेस को प्रून करें और यंग शूट्स को प्रमोट करें। क्रॉपिंग मैनेज करें ताकि एनर्जी ट्री के अंदर रिचार्ज हो सके। रूट्स को हेल्दी रखें और जरूरत पड़ने पर लाइट रूट प्रूनिंग करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सही समय पर दें, जैसे जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का सही संतुलन। एक्सेस नाइट्रोजन या गलत रूट स्टॉक चॉइसेस जैसी गलतियां अवॉइड करें क्योंकि ये कैम्बियम एजिंग को तेज कर देती है। इंटरनल हेल्थ समझना ही लॉन्ग टर्म ऑर्चर्ड प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंट फ्रूट क्वालिटी का सीक्रेट है। हेल्दी कैम्बियम से ही पेड़ इंटरनली स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव रहता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले प्रैक्टिकल ऑर्चर्ड टिप्स और एंटी एजिंग टेक्निक्स सीधे आपके पास पहुंचे। और नीचे कमेंट में बताइए आपके ऑर्चर्ड में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, हम अगले वीडियो में उसे कवर कर सकते हैं।